तो जब भी कोई लड़का या लड़की जब पसंद आ जाए आपको, तो आपके हाइपोथैलेमस को बोलो कि हाइपोथैलेमस भैया आप एक काम करिए, आप चुपचाप बैठिए, ससुरा तोहार वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, है ना, इसको बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये से साइंस की लैंग्वेज में बात करना सीखिए कि हाइपोथैलेमस भैया कहाँ हो गए, कहाँ चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो, हम ऐसे ही मरें, हाँ, कुछ काम नाम ना करें, नौकरी ना लगे। हाइपोथैलेमस भैया को चुप कराने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो सबसे ये आपका दोषी है, ये आपको फंसाता है आपको हर जगह। दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एप्लस अकेडमी में आपका स्वागत है। मैं हूं धीरज वैष्णव। इस क्लास के अंदर हम नियंत्रण एवं समन्वय वाले टॉपिक को कवर करने वाले हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर आप क्या पढ़ा रहे हैं, नियंत्रण एवं समन्वय क्या होता है सर? आपने जैसे भी देखी, ट्रक देखी, कार देखी, मोटरसाइकिल देखी, सबके अंदर क्या होता है, इंजन होता है और एक होता है ड्राइवर। क्या मुझे बताओ, इन दोनों के बिना उनका चलना पॉसिबल है? नहीं है। हमारे शरीर के अंदर देखा जाए तो क्या है, मस्तिष्क है और हृदय है, इन दोनों के बिना जो है काम असंभव है। यानी आपका दिमाग नहीं होगा तो कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं हो। आपका हृदय नहीं है तो आप कुछ भी नहीं हो। लेकिन अगर आपका एक हाथ नहीं है तो भी काम चल सकता है, एक पाँव नहीं है तो भी काम चल सकता है, एक आँख नहीं है तो भी काम चल सकता है, यहाँ तक कि एक किडनी नहीं है तो भी काम चल सकता है। यानी देखा जाए तो हमारे शरीर में सबसे इम्पोर्टेंट अंग है, सबसे महत्वपूर्ण अंग है हमारा मस्तिष्क। और मस्तिष्क से जुड़ा हुआ जो भी तंत्र है उसको हम कवर करेंगे। टीचर्स जो है आपको सिर्फ मस्तिष्क पढ़ा करके छोड़ देते हैं, लेकिन क्वेश्चन अक्सर उससे बाहर भी आ जाता है बहुत सारे एग्जाम के अंदर। तो हम इससे रिलेटेड जितना भी इसका तंत्र है उस पूरे तंत्र यानी पूरे सिस्टम के बारे में बात करने वाले। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है आपको कि नियंत्रण एवं समन्वय यानी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। आपको कौन कंट्रोल कर रहा है आपकी बॉडी को, एंड कोऑर्डिनेशन किस प्रकार से तंत्र एक दूसरे से मिलकर के कार्य कर रहे हैं। तो इसका मतलब होता है ये समन्वय, यानी कि एक दूसरे के साथ मिलकर के कार्य करना। जिस प्रकार से अब अगर कार के अंदर देखेंगे तो पहिए मिल रहे हैं, उसके अंदर पहिए के बाद हैंडल मिल रहा है, हैंडल के बाद क्या है, आगे लाइट भी लगी हुई है, सीट लगी हुई है। तो ये सारे से मिलकर के एक तंत्र बन रहा है, यानी एक दूसरे के साथ समन्वय कर रहे हैं। तो ये होता है समन्वय। अब इस नियंत्रण एवं समन्वय में देखेंगे तो दो प्रकार से इनको बांटा गया है, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र। तंत्रिका तंत्र भी तीन प्रकार से बांटा गया यहाँ पे। तंत्रिका तंत्र यानी कि हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन को बोलते हैं। जिस प्रकार से आपने अगर देखा होगा तो एक तार है, जैसे अभी मान लीजिए अभी जैसे मेरी ट्यूबलाइट चल रही है, अब इसके अंदर क्या है, एक तार ले रखा है, उस तार के अंदर क्या आ रहा है, करंट आ रहा है, उस करंट की वजह से ही ट्यूबलाइट चल रही है। तो इसी प्रकार ये तंत्रिकाएं होती है, ये क्या करती है, संदेश को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करती है। जैसे अभी एक कैमरा लगा हुआ मेरे सामने, इस कैमरे की तरफ ही क्यों देख रहा हूँ मैं, क्योंकि मेरी तंत्रिकाएं जो है वो एक्टिव है, उसे पता है कि कैमरा यहीं पे है। और अगर मुझे नहीं पता होता तो हो सकता है मैं इधर देख के पढ़ाऊँ, इधर देख के पढ़ाऊँ। तो तंत्रिकाओं का बहुत बड़ा रोल होता है यहाँ पर। तो ये तंत्रिका तंत्र को तीन भागों में बांटा गया, यानी मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं। मस्तिष्क हमारा है, मस्तिष्क है, मेरुरज्जु यानी कि रीढ़ की हड्डी जिसको हम पीछे बोलते हैं। इस रीढ़ की हड्डी के अंदर ये हड्डियाँ हैं, हड्डियों के बीच में होता है मेरुरज्जु। जो हड्डियों का ढांचा होता है उसे मेरुदंड बोलते हैं, और उसके अंदर जो होता है मेरुरज्जु होता है, इस प्रकार से। तो मस्तिष्क जो है यहाँ पर, मस्तिष्क का अंतिम भाग मेडुला ऑब्लोंगेटा होता है, वो कहाँ किससे जुड़ा होता है, ये मेरुरज्जु से, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये सारे मिलकर के क्या कर रहे हैं, हमारे समन्वय का कार्य करते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर तो मस्तिष्क, मेरुरज्जु हो गया, और तंत्रिकाएं, तंत्रिकाओं के बारे में मैंने बता दिया था कि संदेश को लाना ले जाना, इस प्रकार से। अब देखो, तंत्रिका तंत्र का बेसिकली कार्य क्या होता है कि हमारी ऐच्छिक, अनैच्छिक एवं प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण करना। अब ऐच्छिक का मतलब है, जैसे ये मेरा पेन है, मैं चाहूँ तो इस कैमरे के सामने ये लेके आ गया मैं, तो ये क्या हो गया, मेरी ऐच्छिक, मेरी इच्छा हुई वो किया मैंने। मेरी ये हाथ है, मैंने मेरे इस हाथ को ऐसे मोड़ दिया, ये हो गया ऐच्छिक। अब होता अनैच्छिक। अनैच्छिक का मतलब है कि मैं आपसे बात करूंगा तो ये पलकें ऑटोमेटिक झपकेगी, ये सांस है ऑटोमेटिक अंदर बाहर आएगी जाएगी। क्या मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ क्या? नहीं, मुझे करने की जरूरत नहीं। ये होती अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, यानी कि ये सारा माइंड और मेरुरज्जु ये सारे मिलकर ही ये कार्य करते हैं। एक होती है प्रतिवर्ती क्रिया। जैसे मान लो अगर आप मेरे पास में हो, मान लो कैमरा है, आपकी आँख है, मैं पेन आपके सामने ऐसे लाया हूँ, तो आपकी आंखें एकदम ऐसे अचानक से बंद हो जाएगी। शेर दिख गया, शेर दिखते ही भाग गए। ठीक है, सांप दिख गया, सांप दिखते ही भाग गए। गर्म वस्तु को हाथ लगाया तो अचानक से ऐसे पीछे कर दिया। तो ये सारा कार्य जो होता है प्रतिवर्ती क्रिया कहलाता है। इसके लिए हमारा दिमाग काम नहीं आता है। फिर से बता रहा हूँ, ऐसी क्रिया जो अचानक होती है उसके लिए हमारा दिमाग कार्य नहीं करता है। उसके अंदर आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मेरुरज्जु कार्य करता है। जैसे ही आपने गर्म वस्तु को छुआ, अचानक से ऐसे हाथ को किया, मस्तिष्क तक संदेश गया ही नहीं, सिर्फ मेरुरज्जु ही आपको वापस इस तरीके से कर दिया। आँख के अंदर थोड़ा सा कचरा गया, आपने आँख को बंद कर दिया, कारण उसका यहाँ पर मेरुरज्जु जो क्या है, एक्टिव कर देता है दिमाग को। यहाँ पर हमारे शरीर को एक्टिव कर देता है कि भाई ये तेरे लिए जो है खतरनाक चीज़ है, यहाँ से भाग जा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये होता है मेरुरज्जु का कार्य, यानी कि प्रतिवर्ती क्रियाओं का जो है
कमांडर होता है, यहाँ पर नियंत्रण करने वाला होता है, वो कौन होता है? मेरुरज्जु होता है। अक्सर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वातावरण के प्रति अनुक्रिया दर्शाने हेतु, यानी तंत्रिका तंत्र वातावरण के प्रति अनुक्रिया। जैसे अभी मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, तो मान लीजिए मेरे यहाँ चलने का स्पेस इतना ही है, तो मैं बार बार इधर यहीं आऊँगा जाऊँगा। आगे मान लो टेबल पड़ा है, तो क्या मैं टेबल के ऊपर थोड़ी चढ़ूंगा पढ़ाते पढ़ाते? नहीं चढ़ूंगा। तो इसका मतलब ये वातावरण जो भी है यहाँ का आसपास का, उसके प्रति क्या है, यहाँ पर ये क्या करता है, उसकी अनुक्रिया दर्शाता है कि भाई मेरा रास्ता इधर इतना ही है निकलने का, तो मैं इतना ही निकलूंगा। मेरा अब जाने का रास्ता इधर है, घर से बाहर जाने का, तो इधर जाऊँगा, इधर थोड़ी जाऊँगा, इधर तो दीवार है। तो ये वातावरण जो भी आपके आसपास, जैसे पेड़ है, पेड़ के नीचे आप बैठ के, तो वातावरण के प्रति जो अनुक्रिया दर्शाने का कार्य भी आपका तंत्रिका तंत्र करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मनुष्य के तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क, मेरुरज्जु और तंत्रिकाएं सम्मिलित है। ध्यान रखना, हमारा जो तंत्रिका तंत्र है, जो ये तंत्रिकाओं से मिलकर के तंत्र बना है, इसमें 3 चीज़ें हैं। आपका मस्तिष्क है, मेरुरज्जु है, और तीसरा आपका तंत्रिका है। तो सबसे पहले इस क्लास के अंदर हम कवर करेंगे मस्तिष्क के बारे में, कि हमारे मस्तिष्क के अंदर क्या क्या पार्ट है, किस तरीके से हमारा मस्तिष्क कार्य करता है, कौन कौन सा भाग क्या क्या कार्य करता है, बहुत डिटेल से इसमें पढ़ने वाले। यहाँ पर मस्तिष्क और मेरुरज्जु है, ये हमारा मस्तिष्क है, और पीछे की ओर ये रीढ़ की हड्डी है हमारी। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं अंदर की ओर से। मेडुला ऑब्लोंगेटा हमारे यहाँ मस्तिष्क का सबसे निचला भाग होता है, उस भाग से ही बाहर की ओर ये जुड़ा होता है मेरुरज्जु। ठीक है, अब ये क्या होता है, ये दोनों से हमारे तंत्रिकाएं जो है संदेश जो है लाती ले जाती है। जिस प्रकार से देखिए, अगर मस्तिष्क और मेरुरज्जु से बाहर की ओर, यानी हमारे शरीर से बाहर की ओर कोई मैसेज आ रहा है, तो उस मैसेज को हम किसके द्वारा आता है? चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। जिस प्रकार से मान लीजिए ये हाथ है, इस हाथ के आसपास कोई चीज़ रखी हुई, तो रखी हुई, तो इस हाथ को पता चला कि भाई कोई चीज़ रखी हुई, जैसे मेरे दिमाग को पता चला यहाँ पर कोई ये पेन रखा हुआ है इसके आगे। तो यानी मस्तिष्क ये से बाहर जो आपका संदेश गया है, वो किसके द्वारा जाता है? चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। ये देखिए बाहर की ओर गया है इस प्रकार से। अब आपने क्या, जैसे ही संदेश गया, आपको पता चला कुछ रखा है, तो फिर आपने क्या किया, उसे पकड़ लिया है। तो यानी कि वापस उससे क्या है, अंदर की ओर संदेश जाता है। तो बाहरी वातावरण से अंदर की ओर संदेश जो जाता है, उससे तो बोलते हैं हम संवेदी तंत्रिका, यानी वो संवेदी तंत्रिकाओं के द्वारा जाता है। और अंदर से जब बाहर की ओर जाता है तो चालक तंत्रिकाओं के द्वारा। तो अक्सर ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है कि हमारे शरीर से बाहरी वातावरण के लिए जो तंत्रिका तंत्र कार्य करती है, वो कौन सी होती है? चालक तंत्रिका है। और बाहरी वातावरण से अंदर की ओर जो कार्य करती है, यानी बाहरी वातावरण से अंदर की ओर संदेश लाती है, वो कौन सी होती है? संवेदी तंत्रिका है। और जब जारी आ रही है, देखिए आदि तो क्या हो रही है, आदि तंत्रिकाएं क्या है, संदेश बाहर की ओर ले जा रही है, आदि ला रही है। जिस जगह पर ये क्रॉस जंक्शन, यानी कि जिस जगह पर ये मिलती है, ये देखिए यहाँ पर ये भी आ रही, ये भी आ रही, यहाँ से जा रही, यहाँ से जा रही। तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर क्या हो रहा है कि संवेदी तंत्रिकाएं और चालक तंत्रिकाएं दोनों आपस में क्या है, मिलती है। ये मिलती है, तो ये यहाँ पर जो मिलने वाला स्थान होता है, इसको बोलते हैं हम थैलेमस। यहाँ मान लीजिए थैलेमस, तो थैलेमस का मतलब बस स्टैंड होता है ना, आने वाली गाड़ी भी वही है, जाने वाली गाड़ी भी वही है, तो वो जो क्षेत्र होता है वो क्या है, बस स्टैंड कहलाता है। इसी प्रकार से चालन तंत्रिकाएं संदेश लेकर के आती है, और इसी प्रकार से संवेदी तंत्रिकाएं संदेश लेकर के जाती है। तो इनका जो क्षेत्र होता है, ये जंक्शन पॉइंट बोलते हैं उसे, ये हो गया आपका ये क्षेत्र, ये क्या कहलाता है, थैलेमस। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। ठीक है, इसके बाद अब हम मस्तिष्क के बारे में पढ़ते हैं। एक एक चीज़ बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। बस सिर्फ आपका काम है कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहना। मेरी गारंटी ये सारे जितने भी डाउट है, अंतःस्रावी तंत्र हो, बाह्यस्रावी तंत्र हो, हार्मोन्स हो, सब कुछ आपके क्लियर होगा। और अगर आपको लगता है फिर भी कोई डाउट है, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचा हुआ है आपका अंतःस्रावी तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र और बाह्यस्रावी तंत्र। बाह्यस्रावी तंत्र के अंदर आपके एंजाइम जो होते हैं, एंजाइम निकलते हैं। अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आपके हार्मोन्स निकलते हैं। हार्मोन्स क्या करते हैं, आपके इमोशंस हो, जैसे किसी के प्रति आपको घृणा है, गुस्सा है, किसी के प्रति प्यार है, ये सारी चीज़ें हार्मोन्स के द्वारा होती हैं। जैसे गुस्सा आ गया वगैरह जो भी है, तो ये हार्मोन्स का जो कार्य है ये अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आएगा। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं यहाँ पर मस्तिष्क को। मस्तिष्क के बाद चलेंगे हम, मस्तिष्क के बाद मेरुरज्जु, तंत्रिकाएं, फिर अंतःस्रावी तंत्र, सारे को एक एक चीज को हम कवर करके चलेंगे। दोस्तों यहाँ पर तंत्रिका के भाग है। आप सोचेंगे सर क्या पढ़ा रहे सर, क्यों पका रहे हैं सर, सर हमको समझ में नहीं आएगा सर, ऐसे ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई। अगर मैं आपको एक बिल्डिंग दे दूँ, बहुत सा बड़ा एक घर दे दूँ, उस घर के अंदर बोलूँ जा उधर से ये लेकर के आ, जा थोड़े शक्कर लेकर के आ, मुझे बताओ क्या जा पाओगे? नहीं जा पाओगे। क्यों? घर का स्ट्रक्चर नहीं पता है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर मैं दे दूँ आपको, एक घर का नक्शा दे दूँ कि भाई यहाँ पर किचन है, इस जगह लेट बाथ है, इस जगह रूम है, मुझे बताओ, फिर मैं आपसे कुछ भी मंगाऊंगा, आप काम करोगे नहीं करोगे? 101% आप करोगे। इसी प्रकार से सबसे पहले समझना जरूरी है कि मस्तिष्क और समन्वय तंत्र के अंदर होता क्या क्या है, किस जगह पर होता है, तभी जाकर तो आपसे कुछ भी पूछे कि भाई इसके अंदर क्या होता है, आप यूँ बता दोगे उसके अंदर। ठीक है ना। तो इसे तंत्रिका भाग को पढ़ते हैं। सबसे पहले तंत्रिका भाग के अंदर देखिए केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और एक परिधीय तंत्रिका तंत्र। आपने व्रत के बारे में तो सुना ही होगा।
यहाँ पर ये व्रत है, ये व्रत की क्या होती है, परिधि होती है, और बीच में क्या होता है, केंद्र होता है। इसी प्रकार से जब हमारे शरीर को आप ऊपर से देखेंगे, कल्पना करें आप ऊपर से देख रहे हैं, तो ऊपर से देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, एक सर दिखेगा और एक कंधे दिखेंगे ऊपर से। तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से ये आदमी का ये हो गया, सर हो गया, यहाँ से ये आपको कंधे दिख रहे हैं, ये आपको कंधे दिख रहे हैं, इसी प्रकार से दिखता है ऊपर की ओर से। तो ये बीच में जो हमारे शरीर के बीच में जो हमारा केंद्र है, यहाँ से ऊपर की ओर देखने पे केंद्र में क्या आता है, एक तो केंद्र में मस्तिष्क आ रहा है, मस्तिष्क के नीचे क्या आ रहा है आपका, मेरु रज्जु आ रहा है ना, बीच में तो यही आ रहे हैं यहाँ पर जाएंगे तो इसीलिए ये देखिए मस्तिष्क और मेरु रज्जु जो है केंद्र के अंदर आते हैं। टीचर आपको नहीं बताएगा इसका नाम केंद्रीय क्यों रखा गया है, उन्हें नहीं पता होता बहुत से मैक्सिमम टीचर को। तो यहाँ केंद्रीय का मतलब बीच वाले में, हमारे पूरे शरीर के बीच में किस प्रकार से कौन सा भाग आ रहा है, मस्तिष्क आ रहा है और एक मेरु रज्जु आ रहा है। तो ये हो गया आपका मस्तिष्क और मेरु रज्जु पढ़ेंगे। अब हो गया परिधीय तंत्रिका तंत्र, यानी व्रत के केंद्र के जो चारों ओर का क्षेत्र जो गोल वो होता है परिधीय। तो उस परिधीय में यानी बीच में जिधर भी जो भी तंत्रिका होगी वो परिधीय के अंदर। तो परिधीय के अंदर क्या है, एक संवेदी तंत्रिका और एक चालक प्रेरक। मैंने पिछले वाले डायग्राम के अंदर आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब इस चालक प्रेरक के अंदर भी देखें तो स्वाय तंत्रिका तंत्र होता है और एक होता है कायिक तंत्रिका तंत्र। आप बोलेंगे सर स्वायत्त और कायिक क्या होता है सर, ये स्वायत्त तंत्रिका तंत्र का मतलब होता है अनैच्छिक क्रिया, जो आप नहीं चाहेंगे वो भी होगा, और कायिक तंत्रिका तंत्र का मतलब आप जो चाहेंगे वही होगा। जैसे मैं चुटकी बजा रहा हूँ, ये मेरी मर्जी से बजा रहा हूँ, तो कौन सी तंत्रिका तंत्र कार्य करता है, कायिक। लेकिन जो आंख ऑटोमेटिक टिमटिमा रही, सांस ऑटोमेटिक आ रही जा रही, इसका मतलब वो क्या है, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जो अनैच्छिक, मैं नहीं चाहूँगा तो भी होगा। ठीक है, तो ये होता है अनैच्छिक। अनैच्छिक भी दो प्रकार से होता है यहाँ पर, कि एक होता है अनुकंपी तंत्र और एक होता है परानुकंपी तंत्र। अनुकंपी यानी कि आपातकाल स्थिति में, बहुत ही ज़्यादा कोई डेंजर स्थिति है, उसके अंदर आपके कौन सी तंत्रिका तंत्र जो है एक्टिव होता है, अनुकंपी। और यहाँ पे परानुकंपी का मतलब सामान्य नॉर्मल स्थिति में। अब जैसे यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने मान लीजिए यहाँ पर आप खड़े हैं, आपके सामने कोई तलवार लेकर के दौड़ रहा है, क्या करेंगे आप, तुरंत भागेंगे। आपके दिमाग को नहीं जाएगा संदेश, दिमाग से पहले कहाँ जाएगा, आपके यहाँ पर मेरु रज्जु, और यहाँ से आप भाग जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है ना, तो ये अनुकंपी तंत्रिका तंत्र में आपातकाल की स्थिति में ये आपका तंत्र काम आता है, अनुकंपी। और नॉर्मल परानुकंपी तंत्र यानी नॉर्मल, जैसे गर्म पानी हाथ रख दिया तो अचानक से आपने हटा दिया, आप जैसे नॉर्मल आपकी आंखें चल रही है, ऐसे नॉर्मल सांसें चल रही, तो उसके अंदर ये तंत्र काम आता है सामान्य परिस्थितियों में, परानुकंपी तंत्र। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब इसके अंदर एक एक डिटेल से पढ़ते हैं। मस्तिष्क पढ़ेंगे, मेरु रज्जु पढ़ेंगे, उसके बाद हम संवेदी, चालन प्रेरक, स्वायत्त, कायिक, अनुकंपी और परानुकंपी, इस प्रकार से एक के बारे में हम पढ़ेंगे। चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दोस्तों हमें पता है कि मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। लेकिन उससे पढ़ने से पहले हमें इस मस्तिष्क के आसपास कौन से अलग अलग वातावरण होता है, क्या क्या झिल्लियाँ पाई जाती है, कौन सी हड्डी पाई जाती है, इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर क्वेश्चन यहाँ से भी आपके पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखिए, इसका जो हमारे मस्तिष्क का वजन होता है 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। यानी कि एक वयस्क व्यक्ति है, एक जवान व्यक्ति है, उसमें 1300 से लेकर 1400 ग्राम तक इसका वजन होता है। अगर मैं दूसरी बात करूं इसके अंदर, तो हमारा मस्तिष्क है, यहाँ ये मस्तिष्क के बाहर ये देखिए आप, ये कठोर हड्डी है, इस हड्डी को क्रेनियम बॉक्स बोला जाता है। यानी कि क्रेनियम बॉक्स एक ऐसी हड्डी है जो हमारे मस्तिष्क को बाहरी चोटों से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो इसे क्या बोलेंगे हम, क्रेनियम बॉक्स। ये हो गया आपका क्रेनियम बॉक्स। अब आगे अगर हम इसमें बात करें तो क्रेनियम बॉक्स और मस्तिष्क के बीच तीन झिल्लियाँ होती है। मान लीजिए हमारी हड्डी है, कठोर हड्डी, और अंदर की ओर मस्तिष्क है, इसके बीच में कितनी झिल्लियाँ हैं, तीन झिल्लियाँ, अलग अलग प्रकार की झिल्लियाँ का मतलब होता है, जैसे आपने देखा पॉलीथीन होती है, तो ये पॉलीथीन एक प्रकार की झिल्ली है, थैली बोलते हैं जिसे हम, ये झिल्ली है, तो ऐसी तीन झिल्लियाँ होती है। उन तीन झिल्लियों को हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये तीनों जो है क्रम वाइज है यहाँ पर। ठीक है, इसके बारे में भी बात करेंगे हम। सबसे पहले अगर देखेंगे तो क्रेनियम बॉक्स और मस्तिष्क के बीच तीन झिल्लियाँ पाई जाती हैं, जिन्हें मेनिंजेज यानी मस्तिष्क आवरण कहते हैं। इन तीनों को मिला करके क्या बोलेंगे हम, मेनिंजेज। ठीक है, यानी कि ये नाम आपको ध्यान रखना है, ये तीनों को मिला करके मेनिंजेज बोलेंगे। और जैसे ही मान लो आपको कोई कठोर, कोई आपको यहाँ पर प्रहार करता है आपकी खोपड़ी पे, यहाँ पे क्रेनियम बॉक्स पे जो प्रहार करता है, प्रहार करने पे क्या है, अगर इसमें अगर मान लो चोट लग गई और इसमें कोई रोग हो गया, तो उस रोग को हम बोलेंगे यहाँ पर, उस रोग का नाम है मेनिंजाइटिस रोग। ठीक है, मेनिंजेज में कौन सा रोग होता है, मेनिंजाइटिस रोग। ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मेनिंजाइटिस रोग कहाँ होता है, तो हमारे मस्तिष्क में, मस्तिष्क और क्रेनियम बॉक्स के बीच पाई जाने वाली झिल्लियों में होता है। और उन झिल्लियों को तीनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, मेनिंजेज। ठीक है, यहाँ पर लिखा रखा है। अब इन तीनों झिल्लियों की बात करें तो ये तो हमारा मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क,
इस मस्तिष्क हो गया और बाहरी बार क्या है आपकी खोपड़ी हो गई यानी क्रेनियम बॉक्स हो गया। इसके बीच में तीनों झिल्लियाँ हैं, जिसमें सबसे पहली झिल्ली है ड्यूरामेटर, दूसरी है एरेक्नोइड और तीसरी है पायामेटर। ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पायामेटर, ये आपको हमेशा ध्यान रखनी है। क्रम से पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क और क्रेनियम बॉक्स के अंदर पाए जाने वाली झिल्लियों का क्रम से है नाम है, तो आपको ये तीनों नाम देकर के उल्टे फुल्टे दे सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और तीसरा है पायामेटर। इसके अंदर आपको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, डीएपी नाम से याद रख सकते हैं, ठीक है ना, थोड़ा आसान होगा समझने। क्योंकि ऐसा भी पूछा जा सकता है कि तीनों झिल्लियों में बाहरी सबसे झिल्ली, या ऐसे पूछा जा सकता है कि आपके क्रेनियम बॉक्स के सबसे पास वाली झिल्ली कौन सी होती है मस्तिष्क और इसके बीच में, तो क्रेनियम बॉक्स के पास वाली कौन सी होती है, ड्यूरामेटर। मस्तिष्क के पास में जस्ट कौन सी होती है, पायामेटर होती है। और पायामेटर और ड्यूरामेटर के बीच में कौन सी होती है, एरेक्नोइड होती है। 4-5 क्वेश्चन हमारे यहीं से कवर हो गए, ठीक है ना गाइस। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक द्रव्य और पाया जाता है, इन तीनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव्य पाया जाता है। वो क्या करता है हमारे शरीर में, मस्तिष्क को ऑक्सीजन और यहाँ पर उसे जिस भी पदार्थ की आवश्यकता है वो पदार्थ पहुँचाना है, ऑक्सीजन पहुँचाने का कार्य करता है ना। ये पदार्थ, इसका नाम है आपका CSF बोला जाता है। यह है सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, है ना। शेर होता है, शेर, ब्रो, ब्रो यानी भाई, शेर भाई, तो शेर से शेरे याद रखना है, ब्रो यानी भाई, तो सेरेब्रोस्पाइनल यानी स्माइल कर रहा है, स्माइल से ही जुड़ा हुआ शब्द है स्पाइनल, सेरेब्रोस्पाइनल द्रव, CSF भी बोला जाता है। ये द्रव क्या करता है कि आपके जो भी पोषक तत्व आपको चाहिए, है ना, ये द्रव क्या काम करता है, माइंड यानी मस्तिष्क को पोषक तत्व जो भी चाहिए देने का काम करेगा और ऑक्सीजन देने का कार्य करेगा, ऑक्सीजन देने का कार्य करता है तथा अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालेगा। अपशिष्ट पदार्थ को क्या करेगा, है बाहर निकालने का कार्य करेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने वाले द्रव्य का क्या नाम है, तो सेरेब्रोस्पाइनल द्रव यानी CSF। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसके आगे, यानी कि इसके बारे में पढ़ेंगे अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बारे में। दोस्तों आपको जिस भाग का इंतजार था आखिर वो भाग आ गया है, क्योंकि बच्चे यहीं से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। लेकिन आगे इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे हमने कवर किए, यानी उससे 100% एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले तो मस्तिष्क है, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क को सबसे आगे बांटा गया है, पीछे बांटा गया और बीच में से बांटा गया है। तो आगे जो बांटा गया है मस्तिष्क के, उसके भी कुछ भाग है यहाँ पर, बीच वाले कुछ भाग है और अंत वाले के भी कुछ भाग है। अगर आगे वाले की मैं बात करूँ, अग्र मस्तिष्क बोलते हैं। अग्र मस्तिष्क के अंदर क्या आता है, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम जो होता है, यहाँ पर देखिए नाम फिर से कंफ्यूज मत होना, पहले ही बता रहा हूँ, सेरी यहाँ ब्रम है, यहाँ सेरिब्रल है और यहाँ पे सेरिबेलम है। कंफ्यूजन नहीं होना, मैं पहले ब्रह्म यानी ब्रह्मा जी पहले आएंगे, फिर ब्रल आएगा, फिर बाद में बेल आएगा, इस प्रकार से ध्यान रखना है। और फिर बेलम, बेल से फिर बाद में बेलम याद रख लेना है। यानी ब्रह्म पहले, ब्रह्मा जी पहले आएंगे, फिर बल आएगा, फिर बेलम आएगा, इस प्रकार से। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर अग्र मस्तिष्क की बात करूँ तो प्रमस्तिष्क होता है और एक थैलेमस होता है और एक हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क का कार्य होता है देखना, यानी कि हम जो भी देख रहे हैं उसको सोचने का कार्य करता है, यानी तर्क की बात करता है। जैसे अगर मैंने पढ़ा हुआ है, मुझे ये सारे याद हैं, तो उसके पीछे सबसे बड़ा किसका हाथ है यहाँ पर, अग्र मस्तिष्क का। यानी सोचने की क्षमता पैदा करना, तर्क की बात करना कि भाई ये क्या चीज़ है, तो पेन है, इससे क्या करा जाता है, लिखा जाता है। अब ऐसा तो है नहीं कि इसको खाया जाता है। तो ये तर्क की सारी जो बातें होती है ये किससे होती है, सेरिब्रम से होती है। थैलेमस, थैलेमस के बारे में मैंने पढ़ा दिया है आपको कि चालन तंत्रिकाएं और संवेदी तंत्रिकाएं जो आपस में जिस जगह पर मिलती है, उनका जो मिलने वाला जो बिंदु है, जंक्शन पॉइंट है, उससे क्या बोलते हैं हम, थैलेमस बोलते हैं। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस क्या करता है, यहाँ पर हमारे शरीर का तापमान का नियंत्रण करता है, हमें भूख प्यास लगती है उसके बारे में सूचित करता है। ये तो बहुत सारे इसके कार्य हैं, एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद है मध्य मस्तिष्क में कौन होता है, कॉर्पोरा क्वाड्रोजेमिन। देखो क्वाड्रीजेमिन, क्वाड्री का मतलब होता है 4, है ना। क्वाड्री हमने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, एक क्वाड्री ऐसे क्वाड बनाया जाता है इस प्रकार से, फर्स्ट क्वाड, सेकंड, थर्ड, 4, इस प्रकार से। तो क्वाड्री का मतलब होता है 4। यहाँ पर 4 इस प्रकार से क्या होती है, ग्रंथियों की तरह ये होते हैं। इनमें से क्या करते हैं, देखने और सुनने का कार्य। अगर यहाँ इस वीडियो को आप देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं तो आपके कौन सा मस्तिष्क कार्य कर रहा है इसमें, मध्य मस्तिष्क। और इसको जो याद रखने का कार्य कर रहा है वो कौन कर रहा है, अग्र मस्तिष्क। उसमें भी कौन सा भाग, सेरिब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क। ठीक है, अब आगे चलते इसके बाद सेरिब्रल पेंडिकल। अब ये सेरिब्रल पेंडिकल क्या होता है, यहाँ पर कि इस वाले मध्य भाग को मस्तिष्क को किससे जोड़ेगा, अग्र मस्तिष्क से जोड़ने का कार्य करता है। पॉन्स जो होता है, ये पॉन्स भी यहाँ पर पश्चिम मस्तिष्क को अन्य भागों से जोड़ करके रखता है। अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम और यहाँ पर मेडुला ऑब्लोंगेटा।
ठीक है ना। अब अनुमस्तिष्क सेरिबेलम है और एक और है मेडुला ऑब्लोंगेटा। ये क्या करते हैं आपके, मेडुला ऑब्लोंगेटा आपको पता है कि मेरुरज्जु जो होता है हमारा, उस मेरुरज्जु को क्या करता है, जोड़ने का कार्य, यानी कि अंतिम भाग जो हमारे मस्तिष्क का होता है वो कौन सा होता है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसके अंदर पूरा एक के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं यहाँ पर अग्र मस्तिष्क के बारे में। तो हमने पढ़ा था अनुमस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस और तीसरा है हाइपोथैलेमस। इसके बारे में मैंने बता दिया था वैसे भी कि प्रमस्तिष्क सेरिब्रम जो होता है इसके अंदर आपको क्या करेगा, ये याद रखने की क्षमता है, आपके तर्क करने की क्षमता है, सोचना विचारना जो भी समझना है, ये सारे कार्य जो होता है सेरिब्रम से होता है। यानी कि हमारे अनुमस्तिष्क आगे वाला जो हमारा हिस्सा है मस्तिष्क का आगे वाला भाग, उसके अंदर भी एक भाग है सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क, वो कार्य करता है सोचने समझने का या वस्तुओं को याद रखने का। जिस प्रकार से आप एग्जाम के अंदर चीज़ें आप बोलते हैं ना, सर हमें याद नहीं रहती है, कम याद रहती है, तो भाई साहब ये है उसके दोषी, इसको पटक पटक के मारो, आप इसे पीट सकते हैं आप पटक पटक के, प्रमस्तिष्क सेरिब्रम को। इसे बोलो कि भाई भगवान से बोलो कि भगवान आप एक काम करो कि मुझे सेरिब्रम जो है, सेरिब्रम भाई साहब जो है इनको थोड़ा बड़ा कर दो, है ना, थोड़ा विकसित कर दो, जिससे क्या है कि बहुत सारी चीज़ें मुझे याद रहेगी। ठीक है। अब इसके अंदर एक और चीज़ है कि उभार एवं घर्त पाए जाते हैं। उभार एवं घर्त कैसे, मान लो ये हमारा सेरिब्रम का अगला हिस्सा, ये उभार और नीचे ये गर्त, ये ऊपर उभरा हुआ ये कहलाता है उभार, उभार, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है, गर्त। अब मान लीजिए इससे हमारी क्षमता बढ़ जाती है सोचने की। उभार एवं गर्त जितने ज़्यादा होगे उतना दिमाग तेज होगा आपका। किस प्रकार से कि मान लीजिए एक रस्सी है मेरे पास, यहाँ पर कुछ पड़ा तो है थोड़ा डस्टर टाइप में, हाँ ये हो गया मेरे पास, मान लीजिए ये एक धागा टाइप है, मान लीजिए ये, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये है आपका, मान लो 1 मीटर का है, लेकिन अगर मैं इसे, इस वाले भाग को अगर मैं ऐसे मोड़ मोड़ के, इस प्रकार से मोड़ मोड़ के कार्य करूं, तो मुझे बताओ कितने में आ जाएगा, इतने से भाग में आ जाएगा। तो यानी बहुत सारी बड़ी चीज़ छोटे से भाग में आ गई आपके, कम भाग में। तो इसका मतलब क्या है, जितने उभार है वो गर्त ज़्यादा होंगे उतना उसका क्षेत्र क्या होगा, क्षेत्रफल उसका बढ़ जाएगा, बाहर का क्षेत्रफल। इस प्रकार से ये जितने ज़्यादा होंगे उतने, तो इससे क्या है आपकी शक्ति ज़्यादा होती। तो इस उभार को जो बोला जाता है यहाँ पर, इस उभार को घायरी बोला जाता है, और नीचे गर्त होता है उसको क्या बोला जाता है, सलकाई बोला जाता है। इसको सबसे बढ़िया याद रखने का तरीका है कि कोई मैदान है आपके, ये ऊपर मैदान में ऊपर पहाड़ है, ऊपर की ओर गाय जो है आपकी क्या है, गाय घास चर रही है, घास खा रही है, तो गायरी जो है गाय ऊपर की ओर आएगी, यानी उभार के ऊपर। गर्त यानी क्या है, गर्त यानी कि नीचे की ओर, उसमें कौन आएगा, सलकाई। ठीक है, इस प्रकार ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो ऊपर ही ऊपर के अंदर क्या होता है, उभार, नीचे क्या होता है, गर्त। उभार के अंदर क्या आएगा, गायरी, और नीचे गर्त के अंदर सलकाई आएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं आगे इसमें। ठीक है, अब थैलेमस की बात करें। थैलेमस को शुरू में हमने पढ़ा था, शुरू वाली स्लाइड के अंदर देखा था कि बाहर की ओर से जो संदेश आ रहा है अंदर, और मस्तिष्क के पास और मस्तिष्क से वापस जो संदेश जा रहा है, उनका जो जंक्शन पॉइंट होता है मिलने का, उसको हम बोलते हैं थैलेमस। ठीक है दोस्तों, अब हाइपोथैलेमस यानी कि आपका जो अनुमस्तिष्क है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या करता है, आपके शरीर के तापमान का क्या करता है, यहाँ पर नियमन करता है। आपने देखा होगा सर्दियों के टाइम पे भी आपका शरीर जो है आपका ठंडा नहीं होता है, गर्म ही रहता है। ऐसे करके आप क्या करते हैं, धुआं निकालते हैं बाहर की ओर। आप खुद महसूस करते हैं हमारा शरीर सर्दियों के, इतना सर्दियां होने के बावजूद भी हमारा शरीर अंदर से गर्म होता है। तो ये जो तापमान का नियमन करता है, बैलेंस बना करके रखता है, वो कौन करता है, हाइपोथैलेमस। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम के अंदर हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर में हमारे तापमान को नियमित करने का कार्य करता है। तो नियमन कौन करता है इसका, यानी नियंत्रण, नियमन एक ही बात है इसे, शारीरिक तापमान का, तो हाइपोथैलेमस। भावनाओं का नियंत्रण केंद्र, भावनाओं का नियंत्रण केंद्र, कोई पसंद आ गया, कोई पसंद आ गई, तो ये सारे जो भावनाओं का केंद्र है कि भाई यार रहने देते हैं यार, थोड़े दिन पढ़ लेते, थोड़ी नौकरी लग जाए तो अच्छा रहेगा, तो ये मन को समझाना हो, इसका भावना जो उत्पन्न होती है, इसका केंद्र जो होता है हमारा, ये हाइपोथैलेमस ही होता है। तो जब भी कोई लड़का या लड़की जब पसंद आ जाए आपको, तो आपके हाइपोथैलेमस को बोलो कि हाइपोथैलेमस भैया आप एक काम करिए, आप चुपचाप बैठिए, ससुरा त्योहार वजह से हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा, है ना, इसको बोल सकते हैं आप, है ना। तो ये से साइंस की लैंग्वेज में बात करना सीखिए कि हाइपोथैलेमस भैया कहाँ हो गए, कहाँ चाह रहे हैं हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो, हम ऐसे ही मरें, हाँ कुछ काम दाम ना करें, नौकरी ना लगे। हाइपोथैलेमस भैया को चुप कराने का सबसे बढ़िया तरीका है। तो सबसे ये आपका दोषी है, ये आपको फंसाता है आपको हर जगह पर, कौन, हाइपोथैलेमस। ठीक है, भूख प्यास का अनुभव, ससुरा ये भी आजकल बहुत बड़ा समस्या है रे। कोरोना चल रहा है, कोरोना के अंदर अब क्या है कि बहुत सारे तो भूख प्यास से मर रहे हैं, तो यही है उसका लोचा। आपका हाइपोथैलेमस भैया बोलता है कुछ तो लाहो रे खाने का, तो खाने का जो बोलता है ना बपुआ, ये आपका हाइपोथैलेमस है।
ससुरे को बोला करो चुपचाप बैठ, अभी कोरोना का टाइम है, ज़्यादा कुछ जो खाएगा तो फिर ख़त्म हो जाएगा, कहाँ से लाएगा। वैसे भी राजस्थान की गवर्नमेंट 14 दिन का टोटल लॉकडाउन कर रही है बाबा। तो ये हाइपोथैलेमस भाई साहब आपके क्या करेंगे, भूख प्यास लगने का कार्य करेंगे। जब भी आप बैठे होंगे खाने का कम होगा घर में, लेकिन ससुरा इसको तो चाहिए खाने का। हाइपोथैलेमस बोलेगा ला मेरे को तो ला, मेरे को तेरे कोरोना से कोई मतलब नहीं, कोरोना हो चाहे रोना हो चाहे धोना हो कुछ भी कर, हमको तो क्या चाहिए, हमको तो खाना चाहिए बाबा। तो ये खाने के लिए यानी कि आपको कौन महसूस कराएगा, हाइपोथैलेमस कराएगा। फिर है आपका पीयूष ग्रंथि का नियमन, यानी कि ये आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां जितनी भी होती है, अंतःस्रावी ग्रंथियां यानी उसका जिससे हार्मोन निकलते हैं। देखिए बाह्यस्रावी ग्रंथियों से आपके एंजाइम निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन्स निकलते हैं। उसका सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर यानी कि पूरा गतिविधि को नियंत्रित करने वाला। ओए तू इधर जा, इतना सा भेज उधर, तू इधर आ, इसमें इतना सा भेज, ये वाला काम कौन करेगा, हाइपोथैलेमस करेगा। और आपके पीयूष भाई साहब एक पीयूष ग्रंथि है, उस पीयूष ग्रंथि का नियंत्रण भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस। तो एक पीयूष है, मान लीजिए पीयूष नाम का एक बालक है, उसका नियमन या नियंत्रण कौन कर रहा है, हाइपोथैलेमस, है ना। हाइपोथैलेमस हिप्पो आपने सुना होगा, हिप्पो गेंडे को भी बोलते हैं, गेंडे की तरह होता है, तो यही इसका नियंत्रण करता है। भाई साहब ये बहुत डेंजर है ना दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। इसके बाद अब आगे वाला पार्ट हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। दोस्तों कैसा लगा है वीडियो, एक बार कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।